वार्म वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज़ पूजा शर्मा। आज का चैप्टर बहुत ही क्रूशियल होने वाला है एंड बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। एक एपेक्स कोड का ये स्टेटमेंट आया है कि जिसे भी ये चैप्टर नहीं आता, स्पेशली फॉर द मेन, उनकी बिलीवर्ड उन्हें छोड़कर जा सकती है, उनका डिवोर्स हो सकता है। सो ये बहुत ही क्रूशियल चैप्टर है। तो जो भी the person he is in love or she is in love, or the man who is going to get married or already caught in trap, यानी जिसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, जिसकी शादी होने वाली है, या जो भी इन अ लव रिलेशनशिप है में है, इन सभी को और इवन कॉमन मैन को भी चैप्टर आना कंपलसरी है और ये कोर्ट का ऑर्डर है। सो आज का हमारा चैप्टर है फिगर ऑफ स्पीच। सो बिफोर स्टार्टिंग इट लेट मी टेल यू कि ये पूरा सिनेरियो क्यों दिया। इसमें हम कोर्ट के बारे में जो बात कर रहे थे वो भी हमारा एक पार्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है। इसको समझिए क्यों ये ऑर्डर आया है। स्पेशली अगर ये समझिए कि अगर आपने किसी विमेन को, इफ़ अ मैन कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, जो अगर कोई इंसान आदमी है वो बहुत अच्छे से समझेगा। अगर उसने अपनी वाइफ से कह दिया कि तू जब मैं बोलूँ तो आके बैठ जाना, जब मैं बोलूँ तो जब मैं बोलूँ तो आके बैठ जाना, जब तुम मैं बोलूँ तो सो जाना, जब तुम बोलूँ तो उठना, जब तुम बोलूँ तो खाना, अगर ऐसा बोले तो द वेरी फर्स्ट मोमेंट द वुमेन गो टू द कोर्ट एंड सेड दैट कि ही वांटेड टू मेक मी अ पपेट। ये आदमी मुझे पपेट बनाना चाहता है, आई नीड अ डिवोर्स और मेनी मोर थिंग्स। अगर किसी भी विमेन से आपने इन हिंदी, अगर किसी भी विमेन से आपने दे दिया कि आप मेरे हिसाब से चलिए, ऐसे आके बैठो, ऐसे आके कहो, जैसा मैं कहूँ वैसा करो, तो द वेरी नेक्स्ट मोमेंट विमेन कोर्ट में जाके ये क्लेम कर देगी कि ये मुझे अपने पपेट बना के, यानी एक कठपुतली बना के रखना चाहता है कि जैसे मैं चाहूँ वैसे, जैसे मैं चाहूँ वैसे चलूँ, जैसे मैं बोलना कहूँ वैसे मैं चलूँ, वैसे मैं बोलूँ, और जैसे मैं भौंकना चाहिए। एक ऐसा स्टेटमेंट है ना कि तू चाहता है कि मैं तेरा कुत्ता बन के रहूँ, तू कहे तो भौंकूँ, तू कहे तो काटूँ। तो ये सिनेरियो हो जाएगा। द वेरी नेक्स्ट मोमेंट अगर किसी ने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा है और हैविंग अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर, तो वो सेम चीज़ को ऐसे कहेगा, तू आ लिखे, मैं आ लिखूँ तू आ जाए, मैं बैठ लिखूँ तू आ बैठे, मेरे शाने पे सर रखे तू, मैं नींद कहूँ तू सो जाए, चला एक ऐसी नज़्म लिखूँ जो लफ्ज़ कहे वो हो जाए, मैं कागज़ पे तेरे होंठ लिखूँ तेरे होंठ, मैं दिल लिखूँ तो दिल थामे, मैं गुम लिखूँ तो खो जाए। द मोमेंट द राइटर और द पर्सन इज स्पीकिंग इन सच अ वे, जैसे ही एक इंसान इस तरह की बातें बोलेगा, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट द वीमेन कम, ओह माय गॉड, आई एम गोइंग टू बिलीव एवरीथिंग एंड आई एम गोइंग टू बी विथ यू फॉरएवर। तो ये है जादू लिटरेचर का, ये है जादू फिगर ऑफ स्पीच का। अब हम देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच आखिर है क्या। यहाँ से भी खबर स्टार्ट करते हैं हम अपने फिगर ऑफ, हम आज के टॉपिक से। एक्चुअली फिगर का मतलब क्या होता है? शेप किसी भी चीज़ का। ह्यूमन बॉडी का फिगर होता है, फिजिक्स में हम लोग फिगर के बारे में बात कर रहे होते हैं, या मैथ्स हम लोग पढ़ रहे होते तो फिगर के बारे में बोलते हैं। तो अ काइंड ऑफ शेप दैट इज कॉल्ड फिगर। तो जब भी कोई वर्ड को हम इस तरह से बोलते हैं कि वो एक फिगर, एक स्ट्रक्चर बना ले आपके माइंड में, तो दैट इज कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच। इसकी पावर एक और तरह से समझिए, जैसे आपने विमेन को देखा होगा जो शादी दे यूज्ड टू वियर ज्वेलरीज, अपने आप को का ऑर्नामेंटेशन करती हैं, अपने आप को ज्वेलरी से सजाती हैं सो दैट वो ज़्यादा इन्हांस लगे उनकी ब्यूटी। द सेम थिंग इज ऑल्सो हैपन इन लिटरेचर। लिटरेचर में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए, बात को बहुत अच्छी तरह से बोलने के लिए, इम्पैक्टफुली बोलने के लिए, और रिपीटेटिवली एक सिंगल सेंटेंस सबको बोलने की जगह पर हम डिफरेंट टाइप के फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं जो ब्यूटी को बढ़ाती है हमारी लैंग्वेज की। सो ये समझ में आ गया, ऑर्नामेंटेशन ऑफ अ लैंग्वेज इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। और किसी भी वर्ड को अपने एक पिक्चराइज फॉर्म में उसका ब्यूटिफिकेशन करना, ये फिगर ऑफ स्पीच का काम होता है। तो इसी में बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। जैसे सबसे पहले आपको सामने दिख रहा है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। जैसे ही चांद वर्ड हम ज़्यादा पकड़ेंगे, क्योंकि चांद से हमारे बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच एक साथ ही कवर हो जाएंगे।
चांद सी महबूबा हो मेरी, तो चांद सी महबूबा यानी जब सी लगाए मतलब उसकी तरह है मेरी महबूबा, तो दैट इज कॉल्ड सिमिली। इंग्लिश में इसको हम क्या कहेंगे, लाइक और एज से ज़्यादातर डिनोट करते हैं, उसकी जैसी। यू लुक लाइक अ, यू लुक लाइक, है ना, यहाँ पे देखिए ये यू लुक लाइक अ मून, ये है। तो यहाँ पर जब भी ये लाइक से किसी चीज़ को कंपैरिजन किया जाए, यहाँ पे एक व्हीकल एक टेन्योर भी होता है, अब इस बारे में बात करते हैं, पहले समझिए। जब लाइक और एज से किसी चीज़ को जोड़ा जाए तो दैट इज कॉल्ड सिमिली। सिमिली को आप याद कैसे रखेंगे, सिमिलैरिटी दिखा रहा है सिम एज और लाइक के साथ, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एज ब्रेव एज अ लायन, जो किसी पर्सन को बोलना यू आर एज ब्रेव एज अ लायन, यानी आपकी ब्रेवरी को कंपैरिजन किया जा रहा है लायन से विद द वर्ड ऑफ। इसके बाद लिटरेरी एग्जाम्पल देख लीजिए, माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, रॉबर्ट बर्न की ये एक लाइन है। इसके बाद हम देखते हैं, होपफुली ये समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं इसी तरह का सेम एक वर्ड होता है मेटाफर, सिमिली के साथ ही चीज़ व्हीकल और ये भी चीज़ क्लियर करते हैं। चलिए, जैसे हिंदी में हमारा उपमा और उपमेय होता है, वैसे हमारा यहाँ पे टेनोर और व्हीकल होता है। व्हीकल जिससे हम कंपैरिजन, टेनोर जो होता है जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और व्हीकल जिससे कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड व्हीकल। तो यहाँ पे आपने सिमिली देख लिया। यहाँ पर हम देखेंगे मेटाफर। मेटाफर में क्या होता है, जब दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं लेकिन उसको डायरेक्टली इम्पोज कर दे रहे हैं। इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम चांद जैसी, नहीं कह रहे हैं। इसमें एक आप लोगों ने गाना सुना होगा, चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम। तो यहाँ पर राइटर ये नहीं कह रहा कि तुम चांद जैसी हो, नॉट राइटर, द सिंगर इज नॉट सेइंग कि तुम चांद जैसी हो, रादर उसने कहा कि तुम चांद ही हो, चांद मेरा, सॉरी तुम नॉट चांद, इसमें चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, यानी उसकी रोशनी से उसको डायरेक्टली कहा कि उस चांद की चांदनी हो तुम और मेरा दिल चांद है। तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल होगा मेटाफर का। अब ना इंग्लिश में देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट लाइक एंड यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, और विदाउट लाइक और एज जैसे वर्ड्स का यहाँ यूज नहीं किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड मेटाफर। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, टाइम इज थीफ। तो यहाँ पे टाइम को ये नहीं कहा गया कि तुम जो थीफ जैसे हो, यहाँ पे टाइम को ही थीफ बोल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल है ऑल द वर्ड, यहाँ पे एक और लिटरेरी एग्जाम्पल देख लीजिए, ऑल द वर्ड्स आर स्टेज। ये विलियम शेक्सपियर का बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है, जिसमें हम कहा गया है कि ऑल द वर्ड इज स्टेज, वी आर नथिंग बट मियर अ प्लेयर। हम यहाँ पर ये पूरा वर्ड एक स्टेज की तरह है, हम यहाँ पर आए अपना एक्ट परफॉर्म करेंगे, उसके बाद एक दिन चले जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल हो गया मेटाफर का। ये दो बहुत इजी हैं। आगे चलते हैं पर्सोनिफिकेशन। और एक गाना आप लोगों ने सुना होगा कि ए खुदा तू बोल दे तेरे बादलों से, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। तो यहाँ पे जो वर्ड है बारिश की जाए, तो बादल को यहाँ पे ऐसा इमेज नहीं आ रहा है कि somebody there is a somebody who is ready, मतलब who is a servant और एम्प्लॉय जिसका ये काम है कि आप बारिश कराया जाए, भगवान ऑर्डर देंगे तो बारिश करेगा, जैसे एक पर्सन की तरह इसको इम्पोज कर रहे हैं। तो जब भी किसी नॉन लिविंग थिंग को हम ऐसा इस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे कि जैसे वो इंसान है, इसमें ह्यूमन क्वालिटी इम्पोज करने की कोशिश करेंगे, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जनरली हम नेचर को कहते रहते हैं, नेचर के लिए बहुत सारे गाने हैं हमारे पास जिसमें हम नेचर को या नॉन लिविंग थिंग को इस तरह से डिनोट करते हैं जैसे वो लिविंग ऑब्जेक्ट है। जैसे डेफिनेशन, गिविंग ह्यूमन ट्रेट्स और टू अ नॉन ह्यूमन थिंग्स, ठीक। इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए, द विंड विस्पर थ्रू द टीयर्स। क्या विंड विस्पर करती है? क्या वो सीटी मार रही है? नहीं, लेकिन यहाँ विंड को इस तरह से प्रेजेंट किया गया जैसे कि ह्यूमन बीइंग है और विस्परिंग कर रही है। उसके बाद है लिटरेरी एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ही काइंडली स्टॉप फॉर मी। आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, मैं डेथ के लिए नहीं रुक सकता। ही काइंडली स्टॉप फॉर मी। तो यहाँ पे डेथ को इस तरह से डिनोट किया गया जैसे वो लिविंग है, एक लिविंग पर्सन है। व्हाट दिस पॉइंट। नाउ हम नेक्स्ट देखते हैं हाइपरबोली। तो ये जैसे कि हम लोगों ने बात की ना
ये चीज़ बहुत जरूर ही आना चाहिए कि किसी चीज़ को बहुत बढ़ा कर चढ़ा के खाओ। पतली लग रही हो, नहीं बहुत स्लिम लग रही हो, यू आर स्लिमर देन द टेक द जैकलिन फर्नांडिस और यू आर लुकिंग लाइक अ जैकलिन फर्नांडिस। ओ माय गॉड, उसका सरनेम ही नहीं निकल रहा है मेरे मुंह से। तो चलिए, इस तरह से किसी से भी कंपैरिजन, किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के करना, तुम्हारे बगैर मैं सांस भी नहीं ले सकता, ये वो फलाना ढिमका, दैट इज़ हाइपरबोली। किसी चीज़ को बहुत बढ़ा कर बोलना। अब 2 मिनट के तो सांस रोक लो तो फिर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर है डेफिनेशन देख लेते हैं इंग्लिश में। एग्जैजरेशन फॉर इफेक्ट, एग्जैजरेशन ऑफ इफेक्ट्स। यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियंस टाइम। क्या मैं किसी को, आपने किसी बात को हजार लाखों बार कहते हैं, हम कहते हैं ना हिंदी में भी हम बोलते हैं कि लाखों बार कह चुके तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, 10 बार एक बात को बोलना पड़ेगा, 10 बार बोल नहीं करे, रिपीटेटिवली किसी चीज को। आई टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। लिटिल एग्जाम्पल है, अ डे वॉज 24 hours long but seemed longer. A day was 24 hours long but seemed longer. इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आयरनी। इसका अ कंट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। इसके लिए बहुत ही पॉपुलर लाइन, जिन्होंने भी लिटरेचर पढ़ा है उन्होंने देखा, ये जॉन प्राइड एंड प्रेजुडिस अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जॉन ऑस्टिन की एक नॉवल है जिसमें उन्होंने कहा है ना, इट इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट अ सिंगल मैन मस्ट हैविंग अ गुड फॉर्च्यून मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ। तो यहाँ पर ये आयरनी दिखा रहा है, बल्कि एग्जैक्टली पूरे नॉवल में देखोगे तो इसमें जस्ट अपोजिट है। हिंदी में कोई एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर हम कह रहे हैं, यहाँ का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोर्ट को समझाते हैं। अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन। यहाँ पे फायर स्टेशन और बर्न्स डाउन, एक स्टेशन है जो फायर स्टेशन है, इसका ये आयरनी है, वो अपने आप वो स्टेशन ही जल गया। देन लिटरेरी एग्जाम्पल देखें, वाटर एवरीवेयर नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। ये बहुत ही फाइनेस्ट एग्जाम्पल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइन कई बार पूछी हुई है। तो सैमुअल टेलर कॉलरिज की लाइन है, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर की है, जिसमें वो ट्रैवलर्स जो रहते हैं वो कॉट इन अ सी, जहाँ पर उनके पास पूरे समुद्र में हर जगह पानी ही पानी है, लेकिन एक सिंगल वाटर हर जगह है, दे आर रिक्वायर्ड वाटर, बट ऐसे वाटर में के सराउंडिंग वो घिरे हुए हैं जिससे वो सिंगल ड्रॉप भी नहीं ले सकते। तो सच आयरनिकल सिचुएशन है यहाँ पर। अभी हम लोग चलिए प्राइड एंड प्रेजुडिस की भी एग्जांपल लिया था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो ये इंट्रोडक्शन है, वो बात कर रहे हैं कि अब मैन जिसके गुड फॉर्चून, जो बहुत ही रिच है और सेटल्ड मैन है, उसको एक जरूरत होती है वाइफ की। बट थ्रू आउट द नॉवल आप देखोगे कि विमेन आर डूइंग द कॉन्स्पिरेसी और इन्वॉल्विंग इन फाइंडिंग अ मैन। तो पूरे नॉवल में ये चल रहा होता है। तो दैट इज कॉल्ड आयरनी। ये वहाँ की सिचुएशन को भी दिखाता है, सोसाइटी को दिखाता है कि कंडीशन ऑफ द विमेन और किस तरह से मैरिज इज इम्पॉर्टेंट फॉर द विमेन, और बाकी सारे सोशल एस्पेक्ट्स जो रहते हैं मैरिज के, वो सारे नॉवल में कवर अप किए गए हैं। इसके बाद आप देखते हैं नेक्स्ट है आयरनी हो गया। ऑक्सीमोरॉन, डेफिनेशन देखिए, टू कॉन्ट्ररी वर्ड्स टुगेदर। आयरनी में दो सिचुएशन, स्पेशली ड्रामेटिक कंडीशन में आप देखोगे कि सिचुएशन अलग अलग है। जैसे हम लोगों ने प्राइड एंड प्रेजुडिस की बात करी है, वाटर एवरीवेयर नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। यहाँ पर सिचुएशन दिखा रहा है जहाँ पर दो अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन है कि पानी तो बहुत है लेकिन हम पी नहीं सकते। मैन तो रिच है या सेटल्ड मैन है, वो एक मस्ट बी अ वांट ऑफ अ वाइफ, बट इन रियलिटी स्पेशली द विमेन इज डिपेंडेंट ऑन द मैन, और वो पूरे उनका लाइफ का मेजर फोकस इसी चीज़ पर रहता है इंस्टीड ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड ऑल। वैसे ही ये ड्रामेटिकल सिचुएशन होगी। ये आयरनी ऑक्सीमोरॉन से अलग कैसे है, जब दो अपोजिट वर्ड जैसे डे और नाइट, ये अपोजिट वर्ड्स हैं, व्हेन दीज टाइप टू डिफरेंट वर्ड्स कम्स टुगेदर, जब दो डिफरेंट वर्ड्स साथ में आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स टुगेदर, जैसे डीपिंग साइलेंस। लिटरेरी एग्जाम्पल देख लीजिए, पार्टिंग इज स्वीट, पार्टिंग इज सच ए स्वीट सोरो, मतलब सेपरेट होना है, स्वीट सोरो एक सोरो दुख, और स्वीट एक पॉजिटिव
पॉजिटिव वर्ड है, जबकि सोरो एक नेगेटिव इमोशंस को दिखाता है। तो यहाँ पे दो कॉन्ट्ररी वर्ड कम्स टुगेदर, तो दैट इज वाई यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट आते हैं पन। इसका सबसे फाइनेस्ट एग्जाम्पल हमारे हिंदी गाना है जो सूट सूट करता, तनु सूट सूट करता। तो सूट यहाँ पे एक सूट की बात कर रहे हैं, और सूट करता यानी इट्स लुक गुड ऑन यू, या इट्स यू आर लुकिंग गुड इन सूट, यू आर इट्स सूट्स योर पर्सनैलिटी, ये वर्ड है। तो दो अलग अलग वर्ड को, हिंदी और इंग्लिश के वर्ड को साथ में जोड़कर पन किया गया है। तो क्या होता है पन का मीनिंग क्या होता है? आप प्ले ऑन वर्ड्स, तो सेम टाइप के वर्ड्स को यूज़ करके जो अलग अलग मीनिंग निकालते हैं उसकी बात की गई है। यहाँ पे एग्जाम्पल है टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, फ्रूट्स फ्लाइज लाइक अ बनाना। गॉट दिस? इसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स देख लीजिए। नाउ इज द एक्सट्रीमली सॉरी नाउ इज द विंटर ऑफ आर डिसकंटेंट। ये विलियम शेक्सपियर का रिचर्ड थर्ड से लिया गया लाइन। इसके बाद हम देखते हैं एलिट्रेशन। डेफिनेशन, रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ अब लाइन से ऐसे वो आएंगे जिसमें आप देखोगे कि किसी में वर्ड में बिगनिंग में, किसी के एंड में, किसी का वर्ड पहला वर्ड, किसी का लास्ट वर्ड जब आपस में रिपीटेटिव फॉर्म में आता है तो उसको क्या बोलते हैं, कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। तो उसको हम याद भी करते हुए चलेंगे कि ताकि यहाँ से कंफ्यूजन हो। जब एलिट्रेशन होता है यानी रिपीटिशन ऑफ वर्ड होता है, शी शेल्स बाय अ सी सोर। यहाँ पे आप देख रहे हो शी सेल्स, सी, फिर अगेन सी दो बार आ रहा है, सेल्स आ रहा है, और सी सोर। तो यहाँ पे सी का रिपीटिशन जो आपको देखने को मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ पे इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड का अगर जब पहला रिपीटिशन हो रहा होगा तो हम इसको एलिट्रेशन बोलेंगे। या एलिट्रेशन को या अल्लाह से आप याद रख लीजिएगा। और कॉन्सोनेंट को कान में पड़ने वाली आवाज़, तो आज़ान होती रहती है सुबह शाम, तो आप उसे या अल्लाह, और कॉन्सोनेंट का कान से याद रख सकते हैं, आप इस तरह से एसोसिएट कर सकते हैं। एलिट्रेशन बहुत इजी रहता है। एसोनेंस में आपको कंफ्यूजन हो सकता है जब रिपीटिशन ऑफ वॉल साउंड या वोवल साउंड जिसे हम लोग बोलते हैं। द रेन फॉल्स मेनली ऑन द रेन। तो यहाँ पे आप रेन, स्पेन, मेन, पेन, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन आपको बार बार दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एसोनेंस। अब एसोनेंस आप याद रखोगे, अभी एसोनेंस और उसका दोनों का आएगा। ये जरूरी नहीं है कि बिगनिंग में हो, याद रखिएगा एलिट्रेशन में आपको बिगनिंग में मिलेगा, यहाँ पर आपको मिड में या कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन जब सेम वॉल साउंड का रिपीटिशन होगा तो हम उनको एसोनेंस बोलेंगे। एसोनेंस में याद रखिएगा कि ए से वॉल साउंड जो होता है उसका सबसे पहला लेटर ए होता है, तो इसलिए आप इसको ए से एसोनेंस याद रखिएगा जब रिपीटिशन ऑफ वॉल साउंड्स हो। और जब कॉन्सोनेंट्स आए तो कॉन्सोनेंट्स से आपको पता है कि जो कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है तो उसको आप इससे ईजिली याद रख सकते हैं। इसमें इसका एग्जांपल देखिए, पीटर, पैटर, पीटर। तो यहाँ पे आप किस चीज़ का रिपीटिशन देख रहे हैं? कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन देख रहे हैं अगेन एंड अगेन, ठीक है। अब तीनों में एक बार फिर से हम डिफरेंस देख लेते हैं। जब रिपीटिशन और एलिट्रेशन में क्या होता है, जब रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड, जब इनिशियल का शुरुआत के साउंड का रिपीटिशन होता है वो कॉन्सोनेंट, यहाँ पे देख रहे हैं आप सी है वो कॉन्सोनेंट है, ये हो गया एलिट्रेशन। जब रिपीटिशन होता है और वर्ड में कहीं पर भी होता है वो वॉल साउंड का होता है तो एसोनेंस होता है। और जब कॉन्सोनेंस होता है तो रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, बट ये मैंडेटरी नहीं है कि ये फर्स्ट पे हो, बीच में भी कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन रिपीटिशन किस चीज़ होगा? कॉन्सोनेंट साउंड का होगा। एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंट में कंफ्यूज मत होइएगा। जब कॉन्सोनेंट फर्स्ट
पेनिट्रेशन होगा, और जब कहीं भी रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो वो कॉन्सोनेंट्स में आएगा, ठीक है। लिटररी एग्जाम्पल है, It was later when the summer went, एमली डिकेंसन का है। वह एनाफोरा, इसका डेफिनेशन देखिए, रिपीटेशन एट द बिगनिंग ऑफ क्लॉजेस। क्लॉज हम लोगों ने ग्रामर वाले सेक्शन में पढ़ा है या भी पढ़ रहे होंगे। ग्रामर वाले सेक्शन में जो क्लॉज होता है, क्लॉज के बारे में आप छोटी सी बात जानिए, जब कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और वो अपना कंप्लीट मीनिंग भी देते हैं, जैसे एवरी नाइट यहाँ पर है, देखिए दो क्लॉज आप देखिए, एवरी डे, एवरी नाइट। एग्जाम्पल्स देखिए तब ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। एवरी नाइट, इन एवरी वे, आई एम सिटिंग। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्लॉज में एवरी का रिपीटिशन यहाँ पे आपको बार बार देखने को मिल रहा है। ये क्लॉज में आई एम गेटिंग बेटर, ठीक है। एवरी डे, एवरी नाइट, इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर। और इसका लिटरेरी एग्जाम्पल देख लीजिए, मार्टिन लूथर किंग का है, लिटरेरी एग्जाम्पल है आई हैव अ ड्रीम। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एपिस्ट्रोफी, definition, repetition at the end of clauses. Example, see no evil here or wait a minute. Example, see no evil, hear no evil, speak no evil. तो आप देख रहे हैं यहाँ पहले बार जो एनाफोरा था, इसमें रिपीटिशन ऑफ द बिगनिंग ऑफ क्लॉज के जो एक्सट्रीमली यहाँ पे आप देख लो, जो भी एक क्लॉज है, देखिए कितने क्लॉज है, एक क्लॉज है, यहाँ पे दो क्लॉज है, यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और आई एम गेटिंग बेटर। एक्चुअली इन तीन जगहों में जब तीन क्लॉज आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे, और उसके बिगनिंग में जो पहला वर्ड है वो उसका रिपीटिशन होगा, तो दैट इज एनाफोरा। और जब सेम इसी तरह से एपिस्ट्रोफी क्या होता है, जब इनके क्लॉज के लास्ट वाला वर्ड, जैसे ईविल, ये क्लॉज है, ये क्लॉज है, ये क्लॉज है, और इसका जो आखिरी वर्ड है दैट इज ईविल, ईविल बिफोर कॉमा ईविल, आप देख लो ये इसका रिपीटिशन हुआ है, तो ये है एपिस्ट्रोफी। दोनों को ध्यान रखेंगे, कोई भी चीज़ जब बिगिन होती है तो ज़्यादातर ABCD कहते हैं, किसी भी चीज़ का बिगनिंग को ABCD कहते हैं। तो एनाफोरा की बात करेंगे, जब एना आएगा तो बिगनिंग से होगा, ए लेटर बिगनिंग में आता है, जबकि एपिस्ट्रोफी में एंड से याद रखिएगा, इसको इसके आगे एंड लिख लीजिएगा, एसोसिएशन बना के रखिए, ताकि ये आप आपको याद रखें कि एंड के लेटर जब रिपीटिशन होते हैं किसी क्लॉज के, तो दैट इज एपिस्ट्रोफी। नेक्स्ट है सेनेक्डोकी। सेनेक्डोकी इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में इसमें पूछा जाता है कि अ पार्ट रिप्रेजेंट द होल। जब एक शब्द जैसे हैंड और का एग्जाम्पल होता है या ईयर का एग्जाम्पल हो, तो गिव मी योर ईयर, तो यहाँ ईयर मतलब अपना ये नहीं कि कान ही काट के दे दो या अपना कान काट के दे दो या ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, नहीं है। यहाँ पे मतलब है ईयर रिप्रेजेंट की अपना अटेंशन मुझे दो, गिव योर अटेंशन टू मी या लिसन टू मी केयरफुली। इस चीज़ को कहने की जगह पे लिटरेरी फॉर्म में ब्यूटिफिकेशन करने के लिए गिव योर ईयर टू मी बोलेंगे। यहाँ पे ऑल हैंड्स ऑन डेक, तो यहाँ पे हैंड क्या रिप्रेजेंट करता है, ह्यूमन बींग्स को रिप्रेजेंट करता है। और एक बहुत फाइनेस्ट एग्जाम्पल है, मेरे फादर हॉस्पिटल में थे तो शिफ्टिंग करी, तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने बोला कि इनके लिए हाथ लगेंगे, मतलब शिफ्टिंग के लिए अभी वेट फॉर फ्यू आवर्स, अभी इनके लिए हाथ लगेंगे, यानी जब और लोग आ जाएंगे जो शिफ्ट करेंगे तब इन्हें शिफ्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे हैंड रिप्रेजेंट ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ईयर्स रिप्रेजेंट अटेंशन। लिटरेरी एग्जाम्पल देख लीजिए, फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन्स, लैंड मी योर ईयर्स। तो यहाँ पर आपने देखा जूलियस सीजर ने अपने कंट्रीमैन लोगों को एड्रेस करते हुए उनको बोला फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लैंड मी ईयर्स, यानी अटेंशन दो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं क्या कहने जा रहा हूँ, इन ऑर्डर टू एम्फसाइज द थिंग्स। मेटोनिमी देखते हैं क्या है। सेनेक्डोकी और मेटोनिमी में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। मेटोनिमी में क्या होता है, आर रिलेटेड टर्म्स रिपीट एंड रिलेटेड टर्म्स रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट, जैसे कि अ वाइट हाउस
इशूड अ स्टेटमेंट। यहाँ पे व्हाइट हाउस ने क्या, दीवार वहाँ की चिल्ला चिल्ला के स्टेटमेंट दे रही थी, या पार्लियामेंट पास दिस अमेंडमेंट, तो क्या पार्लियामेंट पास कर रही थी, उसकी दीवारों के या उसके गुंबद के हाथ पैर आ गए थे कि वो स्टेटमेंट दे रही थी, या फिर वो बिल पास कर रही थी, या फिर जैसे मैंने बिगनिंग में इसी के बारे में बोल रही थी, जो कोर्ट वाला एग्जांपल दे रही थी कि कोर्ट गिव द वर्डिक्ट, या कोर्ट गिव स्टेट द अपेक्स कोर्ट स्टेट दिस, द अपेक्स कोर्ट गिव दिस वर्डिक्ट। तो यहाँ पे क्या कोर्ट के हाथ पैर निकल आए थे कि वो वर्डिक्ट देने हैं, या उसके मुंह निकल आए थे कि वो वर्डिक्ट दे रही थी? नहीं, या ये यहाँ पे कोर्ट रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ जजेस, तो जजेस की बातों को, जजेस की वॉइस को वो रिप्रेजेंट कर रहा है कोर्ट। तो ये है मेटोनिमी। होप तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। व्हाइट हाउस से याद रखिएगा, मेटोनिमी और सेनेक्डोरी। देखो, जो सन की आदमी रहेगा ना, वो कहेगा कि मुझे अपने हाथ, सन के आदमी ने बोला मुझे अपने हाथ, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। हाथ का एग्जाम्पल आते हैं, आपको सेनेक्डोरी याद रहेगा, सन की से आपको याद आ जाएगा, सन की मैम ने कहा था। वैसे ही मेटोनिमी में आप ये याद कर लीजिए, मेरे पार्लियामेंट ने ऑर्डर दिया है, मेरे अपेक्स कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तो इससे याद रखिएगा अपेक्स कोर्ट जहाँ पे आएगा आपको एसोसिएट हो जाएगा कि ये बात किस चीज़ की कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं जब एक रिलेटेड कोई टर्म है वो रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरे किसी ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट हमारा है यूफेमिज्म। इसमें आप देखते हैं अ माइल्ड और अ डायरेक्ट टर्म फॉर समथिंग हार्श। यहाँ पे पास्ट अवे इंस्टीड ऑफ डाइड का साउंड कुछ बदतमीजी जैसा नहीं आ रहा। यूफेमिज्म, यू बिहेव इन मिसबिहेव से समथिंग कुछ एसोसिएट होकर आ रहा है। तो इसे याद रखिएगा, कोई जब बहुत ही हार्शली कोई बात बोले तो सीधे सीधे कह सकते हो कि सिगरेट मत पियो, ये नुकसान करेगा। इसके जगह पे उसे कहना कि ये एक कैंसर स्टिक है, तो बहुत ही हार्श बना के किसी चीज़ को बोलना, एम्फसाइज करने के लिए, इस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझने के लिए कि लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। आप सिगरेट पियोगे तो यू आर मूविंग टूवर्ड द कैंसर, तो इस चीज़ के लिए आप कहते हो सिगरेट को यू कैन कॉल इट कैंसर स्टिक, और या फिर डेथ की जगह को पास्ट अवे वर्ड जैसा यूज़ करो, समथिंग विच इज सीम्स हार्श टू योर ईयर। तो फिगर ऑफ स्पीच का एक्चुअली मोटो ही यही होता है कि एक इमेज क्रिएट करना, और थोड़ी सी ऐसी इमेज क्रिएट करना जो आपके डायरेक्टली इमोशन को टच करे, या तो बहुत हार्श हो, या बहुत प्लीजिंग हो, या किसी चीज़ को बहुत तरह से दिखाना हो। तो इन सब चीज़ों के लिए फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होता है, और यूफेमिज्म इसका फाइनेस्ट एग्जाम्पल आपने दो चीज़ें देखी हुई। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद कुछ छोटा यहाँ पे मेटोनिमी हो गया, यूफेमिज्म हो गया, और इसके बाद हो गया, इसको याद करने के लिए इसका देख लिया, मिसबिहेव हम लोगों ने देख लिया। लिटोटस का डेफिनेशन देखिए, एन अंडरस्टेटमेंट यूजिंग निगेशन। एग्जाम्पल है नॉट बैड मीनिंग वेरी गुड। तो अंडरस्टेटमेंट यूजिंग निगेशन, यहाँ पर क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को कहते नहीं है कि स्पेशली ये वर्ड्स आप लोगों ने कोर्स से सुना होगा कि बहुत कि अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो बहुत बढ़ा चढ़ा के मत बोलिए कि सर पे चढ़ जाएगा। तो इसलिए कहेंगे ये इंस्टीड ऑफ ईगो हर्ट हो जाएगा कि ये कहना कि यू आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, इंस्टीड ऑफ से यू कैन बी से नॉट बैड, यानी अच्छा है लेकिन हम ये नहीं तारीफ नहीं करेंगे, इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट ये कहेंगे। इसका एग्जाम्पल देख लिए, दैट लिटरेरी एग्जाम्पल, दैट स्वॉर्ड वाज नॉट अनलेस टू द वॉरियर नाउ। So extremely sorry, that sword was not useless to the warrior now. ये नहीं कह रहे हैं कि ये यूजफुल हो सकते हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट कि दैट स्वॉर्ड वाज नॉट यूजलेस, उससे यूजलेस नहीं है, मतलब उसके काम में आ सकती है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है एंटीथेसिस, कंट्रास्टिंग आइडियाज इन पैरेलल स्ट्रक्चर। It was the best time, it was the worst of time, it was the best of time, it is the worst of time। लिटरेरी एग्जाम्पल है टू बी और नॉट टू बी। हैमलेट का ये बहुत ही पॉपुलर कोट है, हैमलेट का भी हम जल्दी समरी करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बहुत उससे कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करें।
इसमें हम बात करते हैं डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्टिंग आइडियाज इन पैरेलल स्ट्रक्चर। एक पैरेलल स्ट्रक्चर में दो कॉन्ट्रास्ट आइडिया, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट इज़ पॉसिबल फॉर समवन कि किसी की लाइफ का बेस्ट टाइम भी है और इसी में वर्स्ट ऑफ टाइम भी है। ऑल्दो ये सुनने में पैरेलल है, पैरेलल स्ट्रक्चर है दोनों में है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन है कि बेस्ट भी और वर्स्ट भी, बट इट्स क्वाइट पॉसिबल कि जब भी हमारे लाइफ का सबसे बेस्ट, ऑल्दो हम हमेशा पेन से बचने की कोशिश करते हैं, बट इन रियलिटी हमारे लाइफ का जो बेस्ट मोमेंट या हम जब भी ग्रो अप करते हैं वो अपने वर्स्ट टाइम ऑफ लाइफ में ही करते हैं। तो इसलिए ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन जब इस तरह की आएंगी आइडियाज, दो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज जब आते हैं इन पैरेलल स्ट्रक्चर में आते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटीथेसिस। एंटी हमेशा देखते हो ना निगेटिव वर्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो इससे आप ध्यान रखिएगा ये एंटी है। टू बी और नॉट टू बी, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा है क्लाइमेक्स। डेफिनेशन है सीरीज दैट इंक्रीज इन इम्पोर्टेंस। एग्जाम्पल्स, ही केम, ही सॉ, ही कंकर्ड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सीरीज दैट इंक्रीज इन इम्पोर्टेंस, यहाँ पे देख रहे हो रिपीट हो रहा है, ही केम, ही सॉ, ही कंकर्ड। लिटरेरी एग्जाम्पल देख लीजिए, वन रिंग टू रूल देम ऑल, वन रिंग टू फाइंड देम, one ring to bring them all, and in the darkness blind them. The Lord of the Rings। मुझे दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है इसमें, इट इज़ अ लिटिल बिट डिफिकल्टी फॉर मी टू रीडिंग, बहुत ही शार्प लग रहा है, इस वजह से दिक्कत हो रही है थोड़ा सा। पर चलिए ये हो गया, इसका क्लाइमेक्स का एग्जाम्पल आपको समझ में आया। सीरीज दैट इंक्रीज इन इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए प्रोनाउन किस लिए पढ़ते हैं कि किसी नाउन का अगेन रिपीटिशन नहीं है आपको, ताकि इसलिए हम प्रोनाउन का यूज़ कर लेते हैं। मैन के लिए ही, वीमेन के लिए शी, मेनी पीपल्स के लिए दे, इट और के लिए, एनिमल्स के लिए, फॉर दोज हु वेयर वी नॉट नीड टू बी टेल अबाउट द जेंडर, वहाँ पे हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमें एम्फेसाइज करना होता है तो बार बार हमें एम्फेसाइज करने के लिए सीरीज दैट इंक्रीज द इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए ही के, ही सॉ, ही कंकर, तो उसकी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए ही की, इसलिए बार बार हम ये वर्ड बोल रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। फिर एंटी क्लाइमेक्स क्या होता है, अ सीरीज दैट डिक्रीज इट इम्पोर्टेंस। तो पहले वादे में क्लाइमेक्स में आपने पता इंक्रीज कर किया गया था, यहाँ पे एंटी लगा हुआ है तो उसका जस्ट अपोजिट है यहाँ पे। इसमें क्या एग्जांपल है, ही लॉस्ट हिज फैमिली, हिज कार एंड हिज पेन। पहले में वो पर्सन ही सब कर रहा था, यहाँ पर इसने अलग अलग चीज़ें, क्या क्या चीज़ें, हिज फैमिली, ही लॉस्ट वॉस्ट, यहाँ पे रिपीटिशन नहीं है, हिज फैमिली है, उसके बाद कार को उसने लॉस कर दिया, हिज पेन। लिटरेरी एग्जाम्पल देखिए, नॉट ओनली इज देयर नो गॉड बट ट्राई गेटिंग अ प्लम्बर और वीकेंड। इसी के साथ ही आज हमारा ये फिगर ऑफ स्पीच का चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई थिंक सो आपने समझ में आया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर स्पेशली फॉर मैन। सो प्लीज लर्न दिस चैप्टर, लर्न ऑल द काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच टू ब्यूटिफाई योर लैंग्वेज, टू प्रेज योर लव वन, एंड होप सो ये समझ में आया होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।